हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा एकेडमी। आज हम एडिटोरियल का बिहार तथ्य संग्रह थर्ड पार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने सामान्य परिचय और प्राचीन काल का जो बिहार का इतिहास है वो कंप्लीट करा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये सब वन लीनियर फैक्ट है, जितना आपका MCQs इंपॉर्टेंट है उतना ही ये इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे मध्यकालीन बिहार का इतिहास। इसे देखिए बांटा कैसे गया है। तुर्क शासन में बिहार, स्थानीय वंश यानी कर्नाट वंश और सल्तनत काल में बिहार, मुगल काल में बिहार, अफगान शासन में बिहार जैसे सिरसा सूरी रहे हैं, और सिख धर्म। ठीक है, तो इस 6 पार्टों में ये डिवाइड किया गया। तो पहला देखते हैं तुर्क शासक में बिहार। तो तुर्क शासक जो था इसका संस्थापक ये था बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है, जो बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ठीक है, और बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। नेक्स्ट है बिहार, जो बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदनपुरी बिहार, बिहार शरीफ की विजय थी, जो 1198 में उसने यहाँ पे की थी। बख्तियार खिलजी ने ओदनपुरी के साथ नालंदा एवं तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था। ठीक है, तीनों किए थे इसने, ओदनपुरी, नालंदा और विक्रमशिला। तो याद रखिएगा, इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दी थी और कई महीनों चली थी ये आग। उसने 1203 से 4 ईस्वी में नंदिया या बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े डर कर भाग गया था और बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अलीम दरनान ने की थी। उसके शव को बिहार शरीफ में इमादपुर में दफनाया गया था। नेक्स्ट है स्थानीय वंश जैसे कर्नाट वंश, मिथिला के कर्नाट इसमें है। पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत और मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। नेक्स्ट है कर्नाट वंश के संस्थापक जो थे नान्यदेव थे, ये पूछा जाता है कर्नाट वंश के संस्थापक, और इसकी राजधानी जो थी सिमरावगढ़ थी, वर्तमान में नेपाल में। और बख्तियार खिलजी ने बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव थे, उन्हें नजराना भेंट देकर सहयोग किया गया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता था। नेक्स्ट है कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगुन ने अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मस्वामिनी ने की थी। और नेक्स्ट है सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान 1324 से 25 के क्रम में कर्नाटक क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव 1279 से लेकर 1335 तक समाज सुधारक भी रहा था। हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। नेक्स्ट है सल्तनत काल में बिहार। दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा था। और नेक्स्ट है इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने बिहार पर अभियान किया। 1225 में बिहार और बंगाल पर अधिकार किया, परंतु ये अधिकार उसके उत्तराधिकारियों के समय खत्म हो गया था। तुगलक काल में बिहार सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। 1324 से 25 में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाटक क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। कर्नाटक क्षेत्र पर, कर्नाटक नहीं, कर्नाटक। और ये फिरोज शाह तुगलक ने अपने बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण मिले हैं। और ये तुगलक वंश जो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम जो था मलिक इब्राहिम का था, जो मलिक बयां कहलाते थे। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मेहनाज की रचना तबकाते नासरी में बिहार नाम का उल्लेख है। और ये जो रचना है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तबकाते नासरी ये मेहनाज की रचना है, पूछा जाता है ये बिहार का उल्लेख कहाँ मिलता है। अफगान शासन में बिहार। सिकंदर लोदी जो 1495 से 96 ईस्वी में दरिया खान रूहानी को बिहार में प्रशासक राज्यपाल नियुक्त किया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान रूहानी का पुत्र बहार खान रूहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया।
नेक्स्ट है बाबर ने 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित किया। घाघरा का युद्ध बाद में बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों द्वारा उदय हुआ था। नेक्स्ट है इसमें महत्वपूर्ण जो है शेरशाह सूरी हैं, तो इनका तो आप पढ़ के ही जाइएगा। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम हसन खां और जो सासाराम के जमींदार थे। इनके बचपन का नाम था फरीद खां और बहार खां नोहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी क्योंकि उन्होंने एक ही तलवार से शेर को मार दिया था। नेक्स्ट है शेर खां ने नोहानी के पतन के बाद बहार खां की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर बिहार के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया था और 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तब से ये शेरशाह कहलाता है। 1540 में जो कन्नौज था बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली के सूर्यवंश की स्थापना की थी, तो ये सूर्यवंश का वास्तविक संस्थापक था। 1541 में शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनवाया। इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्लाह के तारीख़ दाऊदी में मिलता है। नेक्स्ट है शेरशाह ने 1543 ईस्वी से रायसीन और 1544 में मारवाड़ विजय किया। 1545 ईस्वी में कलिंजर अभियान में गोला फटने से घायल होने पर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये याद रखिएगा डेट 1545 में कलिंजर अभियान था। पूछा जाता है किस अभियान के दौरान शेर खां की मृत्यु हुई थी, तो ये कलिंजर अभियान था और गोला फटने से हुई थी। शेरशाह ने अपने जीवन काल में सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण करवाया था। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। कृत्रिम जीव के मध्य में स्थित ये इमारत आकार में अष्टकोणीय एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट है शेरशाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया था और शेरशाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी इसे अपनाया था। नेक्स्ट है शेरशाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था में व्यापक सुधार किए। और शेरशाह के बाद उसका पुत्र जो हुआ था जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। बाद में सूर्यवंश 3 भागों में बट गया। 1555 में मच्छीवार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूर्यवंश का अंत कर दिया। अब देखिए मुगल काल में बिहार का जो वर्णन है। शेरशाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर्यवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 से 56 ईस्वी में मुगल राज्य की जो पुनः स्थापना हो गई। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट है ताज खां करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने उसका विरोध किया। नेक्स्ट है अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 में उसने पटना को जीत लिया। दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा और दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा प्रांत दर्जा दिया गया था, सूबा या प्रांत। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति 1587 से 1594 तक बनाया गया था। मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया। जहांगीर के समय छोटा नागपुर क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त हुआ था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। इसके बाद ये पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। नेक्स्ट है औरंगजेब ने अपने प्रिय पुत्र राजकुमार अजीम को 1702 में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण कराया। नेक्स्ट है उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। तो शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 में पटना में हुआ था। ठीक है, तो फर्रुखसियर जो था वो पहला राजकुमार था जिसका बिहार में राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद कमज़ोर होती सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया था। मुर्शीद कुली खां 1727 ईस्वी तक बिहार बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद सरफराज खान नवाब बना। अलीवर्दी खान ने गिरिया के युद्ध में जो 1740 ईस्वी में सरफराज खान को पराजित किया, बंगाल का नवाब बन गया। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को स्थायी बनाया। फिर 1556 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बिहार बंगाल उड़ीसा क्षेत्र
उस पर उसका जो नियंत्रण था वो प्रत्यक्ष हो गया उसमें। नेक्स्ट है सिख धर्म। सिख धर्म में जो सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव जी हैं। उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। वहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ने गए थे, जो माँ बनने वाली थी। यहीं पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 में हुआ था। अब ये डेट पूछी जाती है, एक टीआरई में भी पूछी गई थी। उनका जन्म कब हुआ था और ये खालसा पंथ की स्थापना कब की थी। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने और 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खालसा पंथ पूछा जाता है 1699 में और इनका जन्म हुआ था 1666 में। नेक्स्ट है तख्त श्री हरिमिंदर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। और ये आपका यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आधुनिक इतिहास आएगा और वो 2-3 पार्ट में रहेगा, क्योंकि वो उसकी संख्या ज़्यादा है 1 लाइनर की, और उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ऐसा नहीं इससे नहीं आते, इसमें भी पूछे जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का एक क्वेश्चन पूछा गया था यही वाला, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी। तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लेलिस्ट इसकी बनी है, आप प्लेलिस्ट जाइए देखिए जाके, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए। धन्यवाद।